हाँ तो भाई कल की क्लास में यानी कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था किसके बारे में, रास सिस्टम के बारे में। एक तो अपन ने यूरिन फॉर्मेशन की जो रिमेनिंग स्टेप्स थी वो अपन ने क्लियर की थी, और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, रास सिस्टम पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एडीएचए सिस्टम के बारे में, है ना। इसमें एडीएचए बेटा इसी सिस्टम में आता है, इससे अलग नहीं होता है ना। और अपन ने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था कि आखिर एल्डोस्टेरोन का क्या रोल होता है, कैसे उसका सीक्रेशन होता है, एडीएस का क्या रोल होता है, और किस कंडीशन के अंदर एडीएस का सीक्रेशन होता है बेटा, है ना। ये लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। और आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है बेटा, आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं किडनी। आज की क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे भाई, किडनी पढ़ने वाले, जिसे अपन रीनल भी कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, रीनल भी कहते हैं बेटा, है ना। लेकिन किडनी स्टार्ट करने से पहले देखिए एक बार मैं देखते लू कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना। हाँ हाँ, तो आप बताओ भाई पहले, गुड़िया आप बताओ मुझे पहले कि रेनिन का सीक्रेशन कहां से होता है बेटा, एफरेंट आर्टेरियोल के सराउंडिंग में कौन सी सेल से सीक्रेशन होता है, कौन सी सेल से सीक्रेशन होता है बेटा, जुक्सटाग्लोमेरुलर। इसका दूसरा नाम क्या है, जुक्सटाग्लोमेरुलर सेल का दूसरा नाम क्या है, आप बताओ। मैकेनोरिसेप्टर। और इसका कोई तीसरा नाम भी है क्या नाम है, मॉडिफाइड बेरोरिसेप्टर। अगर कोई आपसे पूछे गुड़िया पीछे से, अगर आपसे ऐसे पूछे कि जो जेजी सेल्स हैं, जुक्सटाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये किसके प्रति सेंसिटिव होती है, आपने क्लास नहीं ली थी बेटा, आपने ली थी क्लास, रेनिन वाली क्लास नहीं ली आपने। अच्छा तो फिर बताइए फिर आप कि जो जेजी सेल्स होती है किसके प्रति सेंसिटिव होती है। हाँ, या फिर जेजी सेल्स कब एक्टिव होती है, कब स्टिमुलेट होती हैं, या किसके प्रति सेंसिटिव होती है बेटा, आप बताओ। क्या कम होने की वजह से, जीसीपी का। नॉर्मल जीसीपी कितना होता है बेटा, 50 mm ऑफ एचजी होता है। ओके देन अगर आपसे कोई पूछे कि एंजियोटेंसिन का सीक्रेशन कहां से होता है संजय, एंजियोटेंसिनोजन का सीक्रेशन कहां से होता है, एंजियोटेंसिनोजन का सीक्रेशन कहां से होता है भाई, ऐसा तो भारी क्वेश्चन भी नहीं है यार ये, पढ़ाई की नहीं बिल्कुल ही जाकर के, उठाई भी नहीं, गारंटी है भाई। देखो ऐसा ही हाल रहा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है ना। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बताओ बेटा, एंजियोटेंसिनोजन का सीक्रेशन कहां से होता है या सिंथेसिस कहां से होता है, लीवर से होता है बेटा। एंजियोटेंसिन क्या है, एंजियोटेंसिनोजन क्या है बेटा, एक ग्लोबुलिन होता है। और क्या बात इसके बारे में, लीवर सिंथेसिस होता है, बिल्कुल। ये एक्टिव फॉर्म होती है इनएक्टिव फॉर्म होती है, एंजियोटेंसिनोजन कैसा होता है, इनएक्टिव। एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर कौन काम करता है, मतलब एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कौन कन्वर्ट करता है, कौन करता है, रेनिन करता है। एसीई का पूरा नाम क्या है, एंजल। किसके द्वारा सीक्रेट होता है, सिंथेसिस कहां से होता है, हाइपोथैलेमस। खड़े हो जाइए एक बार, है ना, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। एक तो लेट भी आए हो आप, है ना। हाइपोथैलेमस से होता है, लेकिन ये तो कुछ ठीक आंसर नहीं है। आप बताओ कहां से होता है, थोड़ा खड़े होके बताओ, है ना, ताकि थोड़े पैर भी ठीक हो जाए, है ना। हाँ, पल्मोनरी कैपिलरी की एंडोथेलियल सेल से होता है ना, ठीक है बेटा। इसका एसी का सीक्रेशन कब होता है,
एसीई का सीक्रेशन पल्मोनरी कैपिलरी के एंडोथेलियल से होता है, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। लेकिन कब इसका सीक्रेशन होता है, एसीई का सीक्रेशन कब होता है? यस नहीं, प्रेशर की बात नहीं कर रहे बेटा, कब इसका सीक्रेशन होएगा? आप बताओ। हाँ, सुनना दे क्या आंसर? मतलब रेनिन की प्रेजेंस में किसका सीक्रेशन होता है? एसीई का सीक्रेशन। जब तक रेनिन नहीं आएगा तब तक पल्मोनरी कैपिलरी के एंडोथेलियल से एसीई का सीक्रेशन नहीं होगा बेटा, है ना। तो किसकी प्रेजेंस में होता है? रेनिन की प्रेजेंस के अंदर होता है। रेनिन के क्या क्या काम होते हैं बेटा? व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ रेनिन? हाँ बढ़ाने के लिए, ठीक, पहला काम हो गया। एनर्जी देता है, नहीं एटीपी तो इसके पास बिल्कुल नहीं होती। जब मैंने पढ़ाया था मैंने ढेरों सारे क्वेश्चन बताए थे कि इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब वो एग्जामिनर की मर्जी कैसे भी पूछे, लेकिन आपको हर एक कंसेप्ट से पढ़ाया गया था बेटा। भाई रेनिन के 3 मेजर फंक्शन होते हैं। पहला मेजर फंक्शन है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करना। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। दूसरा फंक्शन अभी हमने बताया कि रेनिन किसका सीक्रेशन करवाता है बेटा? एसीई का सीक्रेशन करवाता है पल्मोनरी कैपिलरी के एंडोथेलियल के द्वारा। दूसरा फंक्शन हुआ। तीसरा फंक्शन, रेनिन हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिससे हाइपोथैलेमस सीआरएस देता है, सीआरएस से एपी स्टिमुलेट होती है, एपी एसीटीएस देती है, एसीटीएस एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल कोर्टेक्स क्या रिलीज करता है? एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, जो वाटर और सोडियम के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ना। तो एल्डोस्टेरोन कैसे आता है बेटा? कि रेनिन ने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया तो हाइपोथैलेमस ने सीआरएच रिलीज किया, उसने एपी को स्टिमुलेट किया बेटा, एपी ने एसीटीएच रिलीज किया और एसीटीएच ने रीनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, जिससे कि रीनल कोर्टेक्स ने क्या रिलीज किया? एल्डोस्टेरोन। ये हायरार्की मैंने लिखाई थी, है ना, केवल बताया नहीं था, हायरार्की भी आपको मैंने लिखाई। तो 3 फंक्शन हो गए, एक तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करना, और पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियल के द्वारा एसीई का सीक्रेशन करवाना, और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके और एक लास्ट के अंदर एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाना। ये 3 मेजर फंक्शन होते हैं बेटा किसके? रेनिन के। बताया था कि नहीं बताया था? ऐसा तो याद क्यों नहीं है भाई? आप बताओ, इधर से आप बताओ बेटा, आप मुझे ये बताओ एंजियोटेंसिन, हाँ आप इससे पूछ रहा हूं मैं, हाँ एंजियोटेंसिन सेकंड का क्या काम होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड? खड़े हो जाइए। व्हाट इज द रोल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड इन रास सिस्टम? आप बता पाएंगे बेटा एंजियोटेंसिन सेकंड का क्या रोल होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम होता है, और वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा बेटा? बीपी इंक्रीज होगा। एक्सीलेंट, बैठो बेटा, ना। हाँ, क्या इस बच्चे को मैंने कोई अलग से पढ़ाया था? अलग से पढ़ाया था? आप ही के साथ पढ़ाया था? तो फिर उसने आंसर दिया और आपने आंसर नहीं दिया, ऐसा क्यों भाई? अलग अलग पढ़ा, क्या पता कि आपको नहीं पढ़ाया और उसको पढ़ा दिया हो, लेकिन सबको साथ पढ़ाया था मतलब कि आपको ही पढ़ाया था फिर तो ये बात है। जैसा कि भाई अपन ने डिस्कस किया था कि जो लीवर होता है, लीवर एक इनएक्टिव फॉर्म की ग्लोबुलिन का सीक्रेशन करता है, जिसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। क्या कहते हैं इसे? और फिर भाई देखो किडनी से आएगा कौन है? रेनिन आएगा, और ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में।
अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ब्लड से सर्कुलेट होता हुआ कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स की जो पल्मोनरी कैपिलरी है और कैपिलरी की जो एंडोथेलियल सेल है वो क्या रिलीज करती है, एसीई, क्या करेगी बेटा, और ये एसीई इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, सेकंड में, यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है बेटा ये कैसा सबस्टांस है, ये है वेजोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्टिव है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है करता है बेटा, है ना। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो बीपी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और हमारा ये जो रास सिस्टम है, ट्रिपल एएस जो सिस्टम है, पहले आप RAAS ही पढ़ते थे, लेकिन बेटा अब इसका जमाना चला गया, अब क्या हो गया, RAAS है ना, इसमें ADH और एडो हो जाता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये किसमें, हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन में एक्टिव होता है। कैसी कंडीशन में, हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन में, मतलब जब भी हाइपोवोलेमिया की वजह से हाइपोटेंशन होता है तब कौन एक्टिव होता है, अब चाहे इसे वो हाइपोवोलेमिया हेमरेज की वजह से हो, चाहे डायरिया की वजह से हो, चाहे वोमिटिंग की वजह से हो, चाहे लेस वाटर इनटेक की वजह से हो, चाहे हीट स्ट्रोक की वजह से हो, चाहे हाई टेम्परेचर की वजह से हो, किसी भी वजह से जब भी हाइपोवोलेमिया होता है और उसकी वजह से जो हाइपोटेंशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में कौन स्टिमुलेट होता है, रास सिस्टम स्टिमुलेट होता है। रास सिस्टम क्या होता है बेटा, एक्टिव होता है। और जब जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है बेटा तो एंजियोटेंसिनोजिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है रेनिन के द्वारा, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट एसीई के द्वारा किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टिव है, और ये बीपी को क्या करता है बेटा, रेज करता है। मतलब जो हाइपोवोलेमिया की वजह से बीपी कम हुआ था, हाइपोटेंशन हुआ था, अब बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी काम के लिए तो रास सिस्टम बना है, बीपी को बढ़ाने के लिए। तो किसके लिए बना है बेटा, बीपी को बढ़ाने के लिए। क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा बता सकता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से बीपी कैसे रेज होगा? बेटा आज के समय में केवल इतना जानना ही काफी नहीं है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ और बीपी क्या हो गया, रेज हो गया, लो हो गया काम। नहीं, आजकल क्वेश्चन ये ऐसे इंटरप्रिटेशन के आते हैं जैसे जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं है तब तक आप उस क्वेश्चन को अच्छे से डील नहीं कर सकते। वैसो कंस्ट्रिक्शन में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाँ, ब्लड का प्रेशर वो बढ़ेगा। यानी कि आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि माना पहले ये ब्लड वेसल इतनी चौड़ी थी, है ना, और ब्लड माना कि 4 लीटर था, है ना, ब्लड अभी भी 4 लीटर ही है, लेकिन ये ब्लड वेसल इतनी चौड़ी की बजाय इतनी ही चौड़ी, मतलब कि पहले से नैरो होगी, मतलब पहले से क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट होगी। तो वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई तो कंस्ट्रिक्शन के प्रोपोर्शन में ब्लड वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। इस इतनी चौड़ी की तुलना में 4 लीटर क्या है, कम है, लेकिन इतनी सी चौड़ी की तुलना में 4 लीटर क्या है, ज्यादा है। तो मतलब ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, बीपी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, है ना। आप एक चीज और देखना बेटा यहाँ से, है ना, क्या देखना कि जैसे भाई अपनी अगर अपन ग्रेटेस्ट वेसल्स की बात करें तो भाई ये एओर्टा है, ये क्या है, एओर्टा से फिर छोटी छोटी क्या निकलती है, आर्टरीज निकलती है, और फिर इन छोटी छोटी आर्टरी से क्या निकलता है बेटा, आर्टीरियोल। इन छोटी छोटी आर्टरी से क्या निकलता है, और आर्टीरियोल के बाद में क्या आती है बेटा, कैपिलरी। सो वी कैन से दीज आर दी कैपिलरी, ये क्या है बेटा, कैपिलरी है। और कैपिलरी के बाद में कैपिलरी कंटिन्यूटी में कौन रहता है, वेन्यूल रहता है। सो दीज आर दी वेन्यूल, ये वेन्यूल है। और बेटा काफी सारे छोटे छोटे वेन्यूल आपस में मिलकर ये क्या बना लेते हैं, छोटी वेन बना लेते हैं, और काफी सारी छोटी छोटी वेन आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं, बड़ी वेन बना लेती हैं। मतलब कि क्या बन जाता है, वेना केवा बन जाता है। क्या बन जाता है, अपर बॉडी की बात करें तो सुपीरियर वेना केवा है, लोअर बॉडी की बात करें तो कौन सा है, इंफीरियर वेना केवा है। वी कैन से कि दिस इज कैपिलरी एंड दिस इज वेन्यूल। ये कैपिलरी है और ये क्या है। एक बात तो आप ध्यान रखना बेटा कि किसी पर्सन की बॉडी में जितना भी ब्लड है, माना 100% है, वो 4 लीटर हो सकता है, 4.5, 5 लीटर, मतलब जितना भी ब्लड होता है अपनी बॉडी के अंदर बेटा, इस ब्लड का जो 70% पार्ट होता है,
क्या 70% पार्ट होता है वो वेन्युलर सिस्टम में होता है। किसमें होता है? वेन्युलर सिस्टम में। रिमेनिंग जो 30% पार्ट है बेटा, पार्ट है, वो ही कैपिलरी या फिर आर्टीरियल सिस्टम में होता है। वही किस में होता है? आर्टीरियल सिस्टम के अंदर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी बॉडी में मैक्सिमम ब्लड किस में होता है? वेन्युलर सिस्टम में होता है। और इसके बाद में अगर कहीं है तो वो कौन से में है? आर्टीरियल चैनल में है या फिर आर्टीरियल सिस्टम में है। यस और नो? तो अब हमारा जो एंजियोटेंसिन सेकंड था बेटा, एजी सेकंड था, ये क्या कर रहा था? वेसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा था। तो ध्यान रखना, ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो आर्टीरियल एंड होता है, मतलब कैपिलरी साइड होती है, उधर भी वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, और जो वेन्युलर एंड होता है, मतलब वेन्यूल साइड होती है, उधर भी क्या करता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। उधर भी क्या करता है बेटा? वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। अब देखिए, सोचने की बात है बेटा, इमेजिन दैट ये वेन्युलर एंड है, वेन्यूल है, छोटी छोटी वेन्स है, और ये वेना केवा है, और इसमें क्या है बेटा? ब्लड है। और हमें पता है कि मैक्सिमम ब्लड किस में होता है? वेन्युलर एंड के अंदर होता है 70% ब्लड। तो देखो, इस वेन्युलर एंड के अंदर क्या हुआ बेटा? कंस्ट्रिक्शन हुआ। इस वेन्युलर एंड में क्या हुआ? कंस्ट्रिक्शन हुआ। तो जो ब्लड है वेन्यूल से जल्दी से वेन में जाएगा, छोटी छोटी वेन में जाएगा, वेना केवा में जाएगा, और वेना केवा से ब्लड किस में जाएगा बेटा? राइट एट्रियम में जाएगा, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, और फिर लंग्स से किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा? एओर्टा में। मतलब एओर्टा में ब्लड क्या आएगा? ज्यादा आएगा, और एओर्टा में ब्लड ज्यादा आएगा तो प्रेशर क्या होगा? बीपी क्या हो जाएगी? इस प्रकार से वेसोकंस्ट्रिक्शन से बीपी बढ़ता है। इस प्रकार से वेसोकंस्ट्रिक्शन से क्या होता है? बीपी क्या होता है? रेज होता है। अब हमारा जो एंजियोटेंसिनोजन है, ये वेन में भी कंस्ट्रिक्शन करता है और आर्टीरियल चैनल में भी क्या करता है? कंस्ट्रिक्शन। तो एक तो आर्टीरियल चैनल के अंदर बेटा ब्लड क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, रिटर्न क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और जब रिटर्न ज्यादा होएगा तो बेटा आर्टीरियल चैनल में प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होना ही है। और साथ साथ में अब एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से ये आर्टीरियल चैनल भी क्या हो गया? कंस्ट्रिक्ट हो गया। तो बीपी और क्या होगा बेटा? एनहांस होगा। कहने का मतलब बीपी क्या होएगा? रेज होएगा। बीपी क्या होगा बेटा? रेज होगा, है ना। तो इस प्रकार से वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो बीपी को क्या करता है? रेज करता है। हाइपोटेंशन को क्या करता है बेटा? रिड्यूस करता है। हाइपोटेंशन को क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। और ये भी ध्यान रखना कि नोट कर लेना भले अपने नोटबुक के कि जो वेन्युलर चैनल होता है, वेन्स जो होती हैं, इनमें अपनी बॉडी का मैक्सिमम ब्लड होता है 70%। इसीलिए जब भी किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन या हाइपोवोलीमिया होता है तो हम उसकी लेग साइड को क्या कर देते हैं? एलिवेट कर देते हैं, मतलब ट्रेंडल बल्ब पोजीशन देते हैं। क्यों देते हैं? लेग साइड को एलिवेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वेन्युलर चैनल में मैक्सिमम ब्लड है, और लोअर एक्सट्रीमिटी में ध्यान रखना 2 से 2.5 लीटर ब्लड होता है वेन्युलर चैनल में। कितना होता है? तो लेग को अगर एलिवेट करेंगे तो ये ब्लड हार्ट की तरफ मूव करेगा, जिससे हार्ट में वीनस रिटर्न बढ़ेगा, और हार्ट में ब्लड ज्यादा आएगा तो हार्ट से ब्लड ज्यादा जाएगा, मतलब कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो बेटा बीपी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यही तो हम चाहते हैं, हाइपोटेंशन हुआ पेशेंट को, बीपी उसका बढ़े। क्यों नहीं पढ़ते भाई आप? हैं? क्या आप इस बात का वेट कर रहे हो कि हमें कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करने आएगा, है ना, और उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे? है भाई? इस बात का वेट कर रहे हो क्या कि कोई हमें स्पेशल कहने आएगा और फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे? मन से कर लो बेटा पढ़ाई, फायदा इसी में रहेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, और कहने की बात है, कहूंगा एक बार नहीं बार बार कहूंगा बेटा, है ना, कि केवल यहाँ पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। एक बार खोल के देखना अपने नोटबुक को कि राज सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ाया गया है और हमें क्या क्या आता है।
और आई प्रोमिस इतना पढ़ने के बाद में तुम चाहे कोई भी पुस्तक उठा लेना, पीआर टारगेट की तो बात की क्या करे, तुम चाहे एनक्लेक्स से भी क्वेश्चन निकाल लेना, चाहे कोई भी एनक्लेक्स हो, चाहे वो लिपिन कोड हो, चाहे सौंदर्स हो, चाहे मोसबी हो, हर से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। लेकिन बात इतनी है कि जो पढ़ाया गया है उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, उसके कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, और तब जाकर के क्वेश्चन करो। देखिए कैसे नहीं होते, अगर नहीं होते तो फिर मैं यही हूँ, आगे पूछो आपकी सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे कंसेप्ट से बाहर है, मैं समझाऊंगा आपको वो क्वेश्चन, लेकिन पढ़ोगे तब होगा बेटा। ये बैठो एक बार, आज के लिए बैठा रहूंगा ना, कल से नहीं बैठाऊंगा। अजय को बोलना है यार एक बार, सोहेल अजय को बोलना है एक बार, अजय रजक आप बोलना बेटा, अजय को बोलना। चलो तो भाई अभी आप हेडिंग डाल लो बेटा कि सर अभी हम क्या हेडिंग डाल लें, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हाँ देखो भाई बात कुछ ऐसी है कि जैसे माना कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिलता है और उसमें कोई ना कोई, यार अजय है ना 2-3 पिक्चर दे रहा हूँ मैं आपको, पेन ड्राइव में डाल दो उसमें, यार मैंने उस वाले व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ मैं, गुरुजी वाले पे, है ना, भेज दी मैंने, ऐसे मानो आप डाल के ला दो मुझे पेन ड्राइव में। ये 3-4 पिक्चर हैं। नहीं मैंने तो कुछ नहीं लगाया भाई, आप पेन ड्राइव दे दो मुझे बैक से। एक मिनट, उनका तो 2 वाले में है शायद यार, राजीव सर का वाले देखो 92 वाला सर्च करो, 92 वाला सर्च करो, 92 देख लूंगा। अब पेन ड्राइव दे दो सर बैक से। किधर लगती है, कहाँ लगती है? हाँ तो भाई मैं ऐसे कह रहा था कि माना कि आपने कोई भी क्वेश्चन से आप डील कर रहे हो ना, और उस क्वेश्चन में कोई 1-2 शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं, या फिर आप उनके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं ना, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन के साथ में सही से डील नहीं कर पाओगे। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते हो तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम रहेगा, जो कि आने वाले अगले क्वेश्चंस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है बेटा, है ना। अगर क्वेश्चन में जितने भी शब्द है उनके बारे में अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हो तो क्वेश्चन के साथ में पॉजिटिवली आप क्या कर पाओगे बेटा, डील करवाओगे, पॉजिटिवली क्या कर पाओगे, डील कर पाओगे। अब जैसे कि किडनी के अंदर भी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे पार्ट्स है किडनी के जिनके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो रीनल सिस्टम का वो क्वेश्चन आप ठीक से डील नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा आपको किडनी की स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है, और अगर स्ट्रक्चर का पता होगा तो फिर आप इसकी जो डिजीज कंडीशन है, एमएसएन है, उसको भी अच्छे से क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे बेटा। जैसा कि भाई आप सभी जानते हैं कि हमारी जो किडनी होती है ये कैसी होती है, बीन शेप होती है। कैसी होती है भाई, बीन शेप होती है किडनी। और आपको ये भी पता है कि ये जो किडनी है भाई संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, मतलब कि पेयर्ड है, मतलब कि कैसी है बेटा, पेयर्ड है। अब देखिए इसके साथ साथ में अगर अपन कलर की बात करते हैं, एक बार देखना बेटा सिर्फ इस तरफ कि किडनी का जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, किडनी का कलर कैसा होता है। तो आप में से किसी को पता है किडनी का कलर कैसा होता है, तो भाई कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। मतलब लाल और ब्राउन को अगर अपन मिला दें तो कलर बनता है रेडिश ब्राउन। कौन सा बनता है, तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, कुछ कुछ लाल भी दिखती है और कुछ कुछ ब्राउन कलर की भी दिखती है बेटा, इसलिए अपन कलर को कैसा कहते हैं, रेडिश ब्राउन कहते हैं। इसके बाद में
अगर अपन किडनी की लोकेशन की बात करें बेटा, किसकी बात करें अपन, किडनी की लोकेशन, कि किडनी कहां पर पाई जाती है, तो बेटा किडनी कहां पर होती है, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी। अगर कैविटी की बात करें तो कौन सी कैविटी में होती है, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी में। सर ये क्या होता है, जैसे कि भाई इमेजिंग दैट दिस इज ओवर एब्डोमिनल रीजन, ये हमारा कौन सा रीजन है बेटा, एब्डोमिनल रीजन। और आपको पता है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होती है, पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम एक डबल फोल्ड की लेयर होती है बेटा, कैसी लेयर होती है, डबल फोल्ड की। तो ये क्या है भाई, पेरिटोनियम। ये क्या है, हमने क्या कहा, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी में। बेटा रिट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, रिट्रो का मतलब क्या होता है, पीछे। साथ किसके पीछे, पेरिटोनियल के पीछे। तो ये डबल लेयर की क्या है, पेरिटोनियम है। तो बेटा इसके पीछे यहां पर होती है सर, क्या होती है, किडनी। इसीलिए अपन कहते हैं कि किडनी की लोकेशन क्या होती है, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी होती है। ठीक है सर, लेकिन सर किस लेवल पे, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी में भी कहां पर होती है, तो बेटा किस लेवल पे होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेकर के और लंबर वर्टिब्रा 3 के बीच में। जैसे कि भाई ये है थोरेसिक वर्टिब्रा 12, T12, फिर इसके बाद में क्या आती है बेटा, लंबर वर्टिब्रा आती है। तो बेटा ये आपका L1 हो गया, L2 हो गया और ये L3 हो गया। फिर इसके बाद में L4 और LA5। लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है, 5 होती है। तो हमारी जो किडनी होती है बेटा, ये T12 से लेकर के और L3 यहां तक होती है। मतलब कि इस लेवल के ऊपर T12 से लेकर के और L3 के लेवल तक कौन लोकेटेड या सिचुएटेड होती है, किडनी, है ना। तो ये लोकेशन पे ध्यान रखना है बेटा, T12 थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेकर के और L3 लंबर वर्टिब्रा 3 के लेवल पर होती है, कौन है, किडनी। इतनी बात क्लियर, यस और नो। अब देखिए, जब आपने कभी भी किडनी का जब डायग्राम देखा होगा तो बेटा आपने कुछ इस प्रकार से देखा होगा कि ये राइट किडनी है ना। और इसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं बेटा, ये कौन सी किडनी है, लेफ्ट किडनी है। दिस इज राइट किडनी, आर के राइट किडनी और एल के लेफ्ट किडनी। ये कौन सी किडनी, राइट और लेफ्ट। आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों किडनी में, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, राइट थोड़ी क्या है, नीचे है, किसकी तुलना में। अगर अब आपसे मैं पूछूं कि भाई ऐसा क्यों होता है, राइट नीचे क्यों होती है लेफ्ट की तुलना में, तो किसकी वजह से, लीवर की वजह से। राइट साइड में बेटा अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लीवर। और राइट साइड में लीवर लोकेटेड होने की वजह से, लीवर के प्रेशर की वजह से जो राइट किडनी है ये लेफ्ट किडनी से स्लाइटली क्या होती है, लोअर होती है। राइट से स्लाइटली क्या होती है, लोअर। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि साहब राइट किडनी जो है ये किसके पीछे पाई जाती है, राइट किडनी किसके पीछे पाई जाती है, मतलब कि किसके पीछे लोकेटेड रहती है बेटा राइट किडनी। राइट किडनी किसके पीछे पाई जाती है, दैट्स वेरी सिंपल, राइट साइड में लीवर होता है। राइट साइड में कौन होता है, तो जो राइट किडनी होती है बेटा ये लीवर के पीछे होती है, एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार से होती है। मतलब कि राइट किडनी के ऊपर आगे एंटीरियरली कौन होगा, लीवर होगा, और लीवर के पीछे कौन है, राइट किडनी है। तो बेटा ये क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट किडनीज आर फाउंड बिहाइंड विच ऑर्गन, कौन से ऑर्गन के पीछे राइट किडनी पाई जाती है, तो कौन से के, लीवर के पीछे। फिर बात आती है साहब लेफ्ट किडनी की, तो साहब लेफ्ट किडनी किसके पीछे होती है, लेफ्ट किडनी किसके पीछे होती है, तो बेटा आपको ध्यान रखना किसके पीछे होती है सर, स्प्लीन के पीछे होती है। लेफ्ट किडनी किसके पीछे पाई जाती है, स्प्लीन के पीछे पाई जाती है। कौन सी किडनी, लेफ्ट किडनी। तो यहाँ पे दोनों का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि राइट किडनी लीवर के पीछे होती है और लेफ्ट किडनी स्प्लीन के पीछे होती है, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी में होती है, T12 से लेकर के और L3 तक होती है। कितने तक है, T12 से लेकर के और LA3 तक होती है। ठीक है सर, इतनी बात तो क्लियर। आगे बताइए, तो भाई आगे अगर अपन बात करें किडनी के पार्ट्स की, किसकी बात करें बेटा अपन,
किडनी के अगर पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ ए किडनी, पार्ट्स ऑफ ए, अभी लिखना नहीं है एक पल के लिए, है ना। किसकी बात करें? पार्ट्स ऑफ किडनी। कि साहब किडनी के कितने पार्ट होते हैं? किडनी के तो कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। 2 कौन कौन से? कॉर्टेक्स और मेडुला। सेम आपकी ओवेरी की तरह, ओवेरी के भी 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और आउटर कौन सा पार्ट होता है? कॉर्टेक्स। इनर कौन सा पार्ट होता है? अपनी बॉडी में जहां भी कॉर्टेक्स है और जहां भी मेडुला है बेटा, हर जगह कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है और मेडुला क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। तो भाई पार्ट्स में आपने कहा कि सर 2 पार्ट होते हैं किडनी के, और 2 पार्ट के अंदर हम यहाँ पर ये अच्छी तरीके से लेबलिंग कर सकते हैं कि सर ये किडनी के क्या है? 2 पार्ट। सो साहब इन 2 पार्ट के अंदर ये जो आप देख पा रहे हो अंदर की तरफ इनसाइडली, ये तो है मेडुला। ये तो क्या है बेटा? और मेडुला के बाहर ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है बेटा, इसे अपन क्या कहते हैं? cortex कहते हैं। So we can say cortex is outer part of kidney and medulla is inner part of a kidney. Is it clear? Yes or no? अब देखिए नेचर ने कितना सोच समझ करके इंसान को बनाया है ना, बड़ी फुर्सत से बनाया है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं बनाया। अगर जल्दबाजी में बनाता तो इंसान में बहुत सारी कमियां रह जाती। आप सोच के देखो, क्या इंसान में कोई कमी है? नहीं है। क्या इंसान जैसी चीज इस दुनिया में है कोई नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई, बहुत ग्रो कर गई, समय से भी आगे आज की साइंस चल रही है, लेकिन फिर भी इंसान जैसी चीज नहीं बना सकती। क्या नहीं बना सकती? क्योंकि भाई इंसान को बहुत फुर्सत से और बहुत सोच समझ कर के बनाया गया है। तो भाई देखो, हमारी जो किडनी होती है, हमारी किडनी को प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर दी गई है। क्या दी गई है? किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर कहीं से भी डैमेज होगी तो रीनल फेल्यूर हो सकता है। रीनल फेल्यूर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट क्या नहीं होंगे? रिमूव नहीं होंगे। और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं होंगे, ब्लड में घूमते रहेंगे तो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, लंग्स को अफेक्ट करेंगे, हार्ट को अफेक्ट करेंगे, जो कि वाइटल ऑर्गन है। अगर ये अफेक्ट हुए तो जान पे बनाएगी, इस पे बनाएगी। इसलिए किडनी को क्या नहीं होनी चाहिए? कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इसे क्या देनी पड़ेगी? प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे हर वो मेजर ऑर्गन जो कि वाइटल ऑर्गन है, उसकी हर एक ऑर्गन की अपनी क्या होती है? प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। ब्रेन को देख लो, मेनिंजेस क्या करती है? उसकी प्रोटेक्शन करती है। लीवर को देख लो, प्लूरा क्या करती है? उसकी प्रोटेक्शन करती है। हार्ट को देख लो कि जो पेरिकार्डियम जो फाइब्रस सैक होता है, हार्ट को क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है। लिवर को देख लो, लिवर के ऊपर भी फाइब्रस टिश्यू का कैप्सूल पाया जाता है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, लिवर की प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो बेटा इसी प्रकार इस किडनी को भी क्या दी गई है बेटा? एक प्रोटेक्टिव लेयर दी गई है। क्या दी गई है? एक प्रोटेक्टिव लेयर दी गई है। आप ये जो देख पा रहे हैं बेटा, ये इस किडनी की क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है बेटा। इसे अपन रीनल कैप्सूल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? रीनल कैप्सूल के नाम से इसे जाना जाता है। इज इट क्लियर? यस और नो? देखो किडनी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर थोड़ी भी ये डैमेज होती है तो अपनी बॉडी के अंदर का होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा। मतलब बॉडी के अंदर का बैलेंस मेंटेन है, ना तो वाटर का बैलेंस मेंटेन रहेगा, ना ही इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन रहेगा, ना ही न्यूट्रिशंस का, ग्लूकोज एमाइनो एसिड का बैलेंस मेंटेन रहेगा, ना ही वेस्ट प्रोडक्ट का बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो इतनी सी प्रोटेक्शन से काम है नहीं चलने वाला, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू मेंटेन दी आवर बॉडीज होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए लल्ला एक और लेयर होती है। इस रीनल कैप्सूल के ऊपर एक और लेयर होती है बेटा, इसको अपन कहते हैं रीनल फेसिया। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का बेटा, इसे कहा जाता है, सर क्या कहा जाता है? रीनल फेसिया कहा जाता है, जो भी किडनी को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और देखिए नेचर प्रोटेक्शन के लिए अभी नहीं रुकी, अभी और भी प्रोटेक्शन देगी। सर वो क्या प्रोटेक्शन देगी? कि व्हाइट कलर की जो लेयर है वो क्या है?
रीनल, और व्हाइट कलर के ऊपर क्या है, रीनल फेसिया। आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं रीनल कैप्सूल और रीनल फेसिया के बीच में क्या है, गैप। रीनल कैप्सूल और रीनल फेसिया के बीच में क्या है बेटा, इस गैप के अंदर नेचर ने भर दिया। सर क्या भर दिया, इस गैप में नेचर ने भर दिया फैट। इस गैप में क्या डाल दिया बेटा, फैट डाल दिया। यस, इस गैप में नेचर ने क्या भर दिया है, फैट भर दिया है। क्या भर दिया है बेटा, फैट भर दिया है। अब फैट से प्रोटेक्शन और भी मजबूत हो जाएगी। फैट से प्रोटेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, और भी मजबूत। सर कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी आपने हॉट वाटर बोतल देखी होगी, रबर की बनी होती है ना, और लगाना जरा यार। और अगर हम उस हॉट वाटर बोतल को खाली अगर हाथ पे रख लें, पानी नहीं भरा, खाली रख लिया, फिर अगर अपन स्टिक से जोर से मारे तो ज्यादा नहीं तो कम हाथ को चोट लगेगी। ज्यादा नहीं तो कम हाथ को क्या लगेगी, चोट लगेगी। अगर वहीं पर इस हॉट वाटर बोतल में हम क्या भर दे, पानी भर दे, और फिर इसको हाथ पे रखे, अब चाहे आप डंडे से कितनी जोर से मार लो, हाथ तक चोटे नहीं जाने वाली। तो बिल्कुल बेटा यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि रीनल फेसिया और रीनल कैप्सूल के बीच में नेचर ने क्या डाल दिया, फैट डाल दिया। अब किडनी की प्रोटेक्शन और भी क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब और भी अधिक क्या हो गई है, किडनी प्रोटेक्टेड हो गई है। और इतना ही नहीं बेटा, जो आपका रीनल फेसिया है, जो आपका क्या है रीनल फेसिया है, इस रीनल फेसिया के ऊपर भी क्या रहती है, फैट रहती है। यस, किसके ऊपर, रीनल फेसिया, आप येलो कलर में देख पा रहे हैं बेटा। और इस रीनल फेसिया के ऊपर भी होती है सर क्या होती है, तो बेटा रीनल फेसिया के ऊपर भी क्या होती है, फैट होती है। ये देखिए, ये रीनल फेसिया के ऊपर भी क्या है बेटा, फैट डिपॉजिटेड रहती। तो आप देखिए कितनी प्रोटेक्टिंग लेयर बन गई किडनी की। और ये प्रोटेक्शन होना क्या है, जरूरी है बेटा। ये प्रोटेक्शन नहीं होएंगी तो बैक से कोई ब्लो लगा, सामने से कोई ब्लो लगा, है ना, दाएं बाएं से कोई ब्लो लगा, और किडनी विल गेट इंजर्ड। किडनीज क्या हो जाएंगे बेटा, इंजर्ड हो जाएंगे। इंजर्ड मतलब क्या हो जाएगा, रीनल फेल्यूर हो जाएगा। रीनल फेल्यूर तो अंदर का होम्योस्टेसिस बिगड़ जाएगा। होम्योस्टेसिस बिगड़ा तो बॉडी भी बिगड़ जाएगी, पहले जैसी फंक्शनल स्टेट में नहीं रह पाई। तो देखो बेटा, ये जो रीनल फेसिया के ऊपर ये जो फैट होती है ना, इसे कहा जाता है सर, क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहते हैं पैरा रीनल फैट। बेटा ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। रीनल फेसिया के ऊपर जो फैट होती है उसे क्या कहते हैं, पैरा रीनल फैट। पैरा रीनल फैट के नीचे ये जो है बेटा, इसका नाम क्या है, रीनल फेसिया। दिस इज रीनल फेसिया बेटा, ये है रीनल फेसिया। और रीनल फेसिया के नीचे भी क्या आती है, फैट आता है। और इस फैट के नीचे ये क्या है, रीनल कैप्सूल। मतलब इस रीनल कैप्सूल और रीनल फेसिया के बीच में ये जो फैट है, लाला और लालियो, इस फैट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेरीरीनल फैट। क्या कहते हैं हम इसे, पेरीरी। ध्यान रखना, पैरा रीनल फैट है और एक क्या है, पेरीरीनल। पैरा का मतलब सबसे ऊपर, मतलब रीनल फेसिया के ऊपर फैट होती है। फिर रीनल फेसिया और रीनल कैप्सूल के बीच में ये जो फैट है बेटा, इसे क्या कहते हैं, पेरीरीनल फैट। और पेरीरीनल फैट के नीचे क्या आता है, ये जो व्हाइट कलर वाला है, इसके नीचे क्या आता है बेटा, रीनल कैप्सूल। इसके नीचे क्या आता है। और अब किडनी के पार्ट्स क्या होंगे, रीनल कैप्सूल के नीचे क्या आती है, किडनी आती है। अब किडनी के क्या होते हैं, पार्ट स्टार्ट होते हैं बाहर की तरफ। ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, मेडुला। इसे क्या कहते हैं, मेडुला के नाम से जानते हैं बेटा। इज इट क्लियर, यस और नो। चलो एक बात, इतनी बात आप मेंशन करो बेटा, है ना। इसके बाद में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन एक बात, इतनी चीजें आप देखो, है ना। हाँ, किधर चला गया भाई, एक दो, इस वाले में क्या, हाँ ठीक है। अभी आगे पीछे कैसे होएगा, ये लास्ट है क्या साइड, ठीक है चलो, है ना। हाँ
देखो भाई यहाँ पर इस डायग्राम में आपको किडनी शो की गई है ना। देखो बेटा राइट किडनी क्या है, नीचे है, किससे, लेफ्ट किडनी से, है ना। और दोनों किडनी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है बेटा, इसे अपन क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, देख सकते हो यहाँ पर जो रेड कलर में जो आर्टरी एंटर हो रही है इसे कहते हैं रीनल आर्टरी, है ना। दोनों साइड में क्या है, रीनल। हियर ब्लू कलर में आप देख सकते हो बेटा ये क्या है, रीनल वेन। राइट किडनी है, राइट रीनल वेन, लेफ्ट किडनी है तो बेटा कौन सी, यहाँ पर ये एब्डोमिनल एओर्टा है और ये इंफीरियर वेना केवा। क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा। इसमें लिखने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा अजय, वो नहीं आएगा क्या अभी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी रहने दो, समय जाएगा ना। ओके बीच वाली को ठीक है, ओके ये तो पूरा ही चला गया ये। नहीं नहीं ये वाली ठीक है, ओके। तो भाई है ना, किडनी आपने हेडिंग लगाई है ना, और किडनी हेडिंग में पहली बात लिखना, क्या लिखना कि सर इसके कलर के बारे में, कि जो किडनी का कलर है वो कैसा होता है। तो बेटा आपको कहना है कि साहब कैसा होता है, रेड से ब्राउन कलर होता है किडनी का। ठीक है सर। अगली बात इसके शेप के बारे में कि सर किडनी की शेप जो है वो कैसी होती है, तो साहब कैसी होती है, बीन शेप होती है। शेप कैसी होती है, बीन शेप होती है सर। ठीक है भाई। अगली बात ध्यान रखना वेट का, किसका ध्यान रखना, वेट का। बताओ भाई किडनी का कितना वेट होता है, कितना होता है, हाँ संजय कितना होता है, 150 ग्राम होता है मैक्सिमम। कितना होता है सीधा, 150 ग्राम होता है मैक्सिमम। तो भाई अगर वेट की अपन बात करें तो 150 ग्राम होता है। देखो बुक वाइज डाटा हमेशा वेरी करता है, आपको जो डाटा मिलेगा कोशिश ये रहेगी एकदम एक्यूरेट डाटा आपको मिलेगा बेटा। किसी में 125 ग्राम भी दे रखा है, किसी में 120 ग्राम भी दे रखा है, किसी में 160 ग्राम भी दे रखा है, लेकिन किडनी का वेट आपको ध्यान रखना है कितना, 150 ग्राम। दिस इज एग्जैक्ट डाटा है ना। लेकिन ध्यान रखना ये 150 ग्राम दोनों का वजन नहीं है, ये किसका है, एक किडनी का वजन है। ईच किडनी हैव 150 ग्राम, कि हर किडनी का कितना वजन होता है, 150 ग्राम होता है। तो दोनों का वजन कितना हो गया, 300 ग्राम हो गया। अब देखो अगर आपसे ऐसा पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ किडनी, कि किडनी का नॉर्मल वेट क्या होता है, ऑप्शन ए में आपके पास में 150 ग्राम है, बी में आपके पास में 300 ग्राम है, सी में आपके पास में 200 ग्राम है, डी में आपके पास में 100 ग्राम। बताओ क्या लगाओगे आंसर, व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ किडनी, क्वेश्चन ऐसा है तो आंसर क्या लगाओगे, 300 ग्राम। बेटा इसी का तो नाम कंपटीशन है, आपको आंसर लगाना है 150। क्या आंसर लगाना है, उसने पूछा वेट ऑफ किडनी, किडनी दो होती हैं, पेड होती हैं, तो वेट ऑफ किडनी, तो किडनी मतलब कैसा है, सिंगुलर है, कैसा वर्ड है, एक वचन है। एक वचन का मतलब एक किडनी का क्वेश्चन वेट पूछ रहा है तो आंसर कितना जाएगा, 150। और अगर यहाँ पे व्हाट इज दी वेट ऑफ किडनी के बजाय आपसे पूछता व्हाट इज दी वेट ऑफ नॉर्मल वेट ऑफ किडनीज, अब किडनीज है मतलब एक से ज्यादा है, हमें पता है एक से ज्यादा कितनी है, 2 है, मतलब दोनों का वेट यहाँ पे पूछ रहा है, तो फिर आंसर क्या जाएगा आपका, 300 ग्राम, है ना। इसीलिए वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। केवल किडनी पूछ रहा है 150 ग्राम, किडनीज पूछ रहा है तो कितना ग्राम जाएगा, वेट 300 ग्राम में जाएगा। ठीक है सर, वेट के बारे में आपने बताया। और वेट के बाद में बेटा अपन डिस्कस करें कि जो किडनी है ये कैसा ऑर्गन है, तो आपको ध्यान रखना बेटा कि सर किडनीज आर रिट्रोपेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, है ना। किडनी को कौन सा ऑर्गन कहा जाता है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। जैसे कि भाई आपका लीवर है, पेनक्रियाज है ना, गोल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन, स्टोमक है, इन्हें एब्डोमिनल ऑर्गन कहा जाता है।
चूंकि those are located in abdominal cavity, so we will call to the by the name of abdominal organ. But kidneys are located in retroperitoneal cavity. Behind the peritoneum is called retroperitoneum. So we will call to the kidney by the name of retroperitoneal organ, or we can say retroperitoneal structure, है ना. हम इसे abdominal organ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? retroperitoneal organ या फिर स्ट्रक्चर के नाम से हम इसे जानेंगे. देन अगर अपन किडनी की लोकेशन की बात करें, किसकी बात करें? लोकेशन की बात करें, तो एक बात तो आपने अभी अभी कहा कि साहब लोकेशन क्या होती है? रिट्रोपेरिटोनियल केविटी होती है. लेकिन साहब रिट्रोपेरिटोनियल केविटी के अंदर भी कहा, तो आपको कहना है क्या कि सर एट द लेवल ऑफ T12 to L3 कि T12 से लेकर के थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेकर के और लंबर वर्टिब्रा 3 के बीच में या फिर के लेवल पर किडनी क्या होती है? लोकेटेड रहती है. किडनी क्या रहती है बेटा? लोकेटेड रहती है. इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है. अगले तथ्य की अपन यहां से बात करें सर, वो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि राइट किडनी is slightly lower than left kidney, due to liver कि लीवर की वजह से जो राइट किडनी है स्लाइटली थोड़ी सी क्या होती है? लोअर, नीचे होती है. किससे नीचे होती है सर? लेफ्ट किडनी से नीचे होती है. ड्यू टू किसकी वजह से होती है? लीवर की वजह से होती है. वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि साहब किसकी वजह से लोअर है ये? लीवर की वजह से थोड़ी सी क्या होती है? नीचे सिचुएटेड रहती है या फिर लोकेटेड रहती है. इतनी बात क्लियर है बेटा? पीछे से हेलो, क्लियर है? इतनी बात लिख लिया सभी ने? इतनी बात, वेरी गुड. अगले तथ्य की बात करते हैं. यस, लिख लो बेटा, है ना, जल्दी लिखो थोड़ा. अगले तथ्य की बात करते हैं कि जैसा कि अभी मैंने समझाया था कि जो राइट किडनी होती है वो किसके पीछे होती है? लीवर के पीछे. और लेफ्ट किडनी किसके पीछे होती है? स्प्लीन के पीछे पाई जाती है. सो दिस डाटा इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट थिंग बेटा. क्या कि राइट किडनी लाइज का मतलब होता है रहती है. लाइज का मतलब क्या होता है? रहती है. राइट किडनी रहती है सर, कहां रहती है? बिहाइंड द लीवर. बिहाइंड द लीवर की जो राइट किडनी है सर, वो किसके पीछे रहती है? लीवर के पीछे रहती है. बट लेफ्ट किडनी लाइज रहती है. कहां रहती है? बिहाइंड. यस, बिहाइंड द स्प्लीन. बिहाइंड द स्प्लीन कि लीवर के पीछे कौन सी किडनी होती है बेटा? लेफ्ट. लीवर के पीछे कौन सी? राइट. स्प्लीन के पीछे कौन सी होती है? लेफ्ट. यू आर राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट. राइट किडनी बिहाइंड द लीवर एंड लेफ्ट किडनी बिहाइंड द स्प्लीन. These are the basic things about the kidney, और you must be know about this thing, है ना. आपको इन चीजों के बारे में पता होना ही होना चाहिए, है ना. क्योंकि बेटा शुरुआत सुनने से होती है. शुरुआत किससे होती है? सुन. भाई देखो, वैसे तो सुनने की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, लेकिन सुनने के बिना अन्य जो डिजिट उनकी भी कोई वैल्यू. ध्यान रखना बेटा, कभी भी सुनने नहीं होता है. क्या नहीं होता है? सुनने नहीं. सुनने इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. देखो भाई, सुनने का क्या फायदा है? सुनने के दो फायदे हैं. क्या फायदे हैं? अगर सुनने को किसी भी डाटा में से घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना का उतना ही. लेकिन अगर सुनने को किसी डाटा में
जोड़ दिया जाए तो बेटा फर्क नहीं, बहुत फर्क पड़ जाता है, उस डाटा की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है ना। इसलिए बेटा किसी को भी हल्के में मत लेना है ना। कई बार कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर ये मेरे साथ नहीं भी रहता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मे बी दिस मे बी राइट, ये सही हो सकता है कि वो अगर आपके साथ में नहीं रहता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन एक बार सोच के देखना अगर वो आपके साथ में रहता है तो आपको कितना फर्क पड़ता है, आप कितने पावरफुल होते हो, आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल साबित होता है बेटा। अगर आपसे कोई अलग हो रहा है तो हो सकता है आपको कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन बेटा अगर वो आपके साथ में रह रहा है तो इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। जैसे 13 में से 0 क्या हो गया, घट गया, माइनस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब 13 के साथ में 0 रहा तो देखो बेटा कितना फर्क पड़ गया, कितना 10 गुना फर्क पड़ गया, 10 टाइम्स, कितना 10 टाइम्स है ना। तो बेटा यहां से भी 0 से भी बेटा सीख लेनी चाहिए है ना कि 0 हम कह सकते हैं कि 0 न्यूट्रल नहीं होता है। 0 क्या नहीं होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, मतलब कि अगर 0 को घटा दे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 0 को अगर जोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है बेटा। तो राइट एंड लेफ्ट किडनी किसके बिहाइंड रहती है ये हमने जाना बेटा। देन इसके बाद में अगली चीज अपन डिस्कस कर रहे थे, पार्ट्स ऑफ किडनी। क्या पढ़ रहे थे बेटा, पार्ट्स ऑफ किडनी, कि किडनी के कितने पार्ट होते हैं। तो हमें पता है कि सर कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। सर 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं साहब, खुली किताब है कि साहब एक तो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट, और आउटर पार्ट का नाम क्या है साहब, कॉर्टेक्स, और दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, इनर पार्ट, इनर पार्ट। और बेटा इनर पार्ट का नाम क्या है, मेडुला, इनर पार्ट का नाम क्या है, मेडुला है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ किडनी, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला, है ना। अब देखो इन पार्ट्स को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल भाई, देखो हम कोशिश ही कर सकते हैं और हमें पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही होगा, है ना। तो हम किडनी के इन पार्ट्स को एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, समझाइए कि कैसे समझाना चाहोगे आप इनके पार्ट्स को। तो मैं आपको बेटा पहले भी समझा चुका हूं सर, क्या कि हमारी जो किडनी है साहब वो कैसी होती है, बीन शेप होती है। कैसी होती है, बीन शेप। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाई है ये क्या स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने मार्क किया है व्हाइट कलर से, कौन सी स्ट्रक्चर है ये, दिस इज यूरेटर। ये क्या है, हाँ बेटा कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत गहराई में चले जाते हो ना, इतनी गहराई में चले जाते हो कि जहां पर हीरे रहते ही नहीं है, हीरे पाए नहीं जाते हैं ना। तो जहां पाए नहीं जाएंगे, होंगे नहीं, तो वहां पर चाहे तुम कितनी सर्च करो हीरा आपको मिलने वाला नहीं है। उस गहराई से थोड़ी ऊपर रहता है हीरा, वहां ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो दैट्स वेरी सिंपल, बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, यूरेटर है। ये क्या है बेटा, यूरेटर। और इसके बाद में जो बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है बेटा, किडनी है। अब देखो किडनी के अंदर अपन ने कई सारी स्ट्रक्चर देखी थी सर, बिल्कुल देखी थी। हमने क्या क्या देखी थी बेटा, हमने ये देखी थी कि किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये वाली है ना, जो कि बिल्कुल किडनी के साथ में अटैच रहती है। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये किडनी से दूर नहीं है बेटा, ये किडनी के साथ, किडनी से क्या रहती है, अटैच रहती है। और बेटा ये प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर है किडनी की, और इसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे अपन, यस कोई नाम बताएगा इसका, हाँ हाँ सही था, रीनल कैप्सूल। इसे कहा जाता है बेटा रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल।
आप ध्यान से देखिएगा, इस रीनल कैप्सूल के ऊपर एक और प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, लेकिन बेटा वो सीधी किडनी से अटैच नहीं रहती है, किडनी से जुड़ी हुई नहीं रहती, किडनी और इसके बीच में थोड़ा क्या होता है, गैप होता है। तो बेटा इसे कहा जाता है रीनल, यस, रीनल फेसिया कहते हैं। वेरी गुड, हम इसे क्या कहेंगे, रीनल फेसिया। अब जैसा कि आप जानते हो कि ये जो रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल और रीनल फेसिया के बीच में क्या भरा होता है, फैट भरा होता है बेटा, जो कि किडनी की प्रोटेक्शन में 4 चांद लगा देता है। कितने चांद लगा देता है प्रोटेक्शन में, 4 चांद। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हॉट वाटर बैग में पानी भर दिया, अब चाहे डंडा कितनी जोर से मान लो, आपको हाथ के बिल्कुल भी चोट लगने वाली नहीं है। मतलब कि आपके हाथ की प्रोटेक्शन में 4 चांद लगे पानी डालने से बोतल के अंदर, है ना। बिल्कुल वैसे ही रीनल कैप्सूल और रीनल फेसिया के बीच में फैट डाल देने से किडनी की प्रोटेक्शन में कितने चांद लग गए, 4 चांदे लग गए। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दिस फैट is known as by the name of, इस फैट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरीरीनल फैट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है बेटा, पेरीरीनल फैट कहा जाता है। और देखिए अभी नेचर नहीं रुकी, इस जो रीनल फेसिया है बेटा, इसके ऊपर भी क्या पाई जाती है, फैट। इस रेनल फेसिया के ऊपर भी यू कैन सी हियर देयर इज ए डिपोजिशन ऑफ फैट्स जस्ट अबोव द रीनल फेसिया। बेटा इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पैरारीनल फैट। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, पैरा। जो फैट रीनल फेसिया के ऊपर है बेटा, इसे कहा जाता है पैरारीनल फैट। सो देयर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन पैरारीनल और पेरीरीनल फैट। पैरारीनल फैट इज फाउंड just above the renal fascia and perirenal fat is just found between the renal fascia and renal capsule. Is it clear? Yes or no? क्लियर है भाई, इतनी बात। आप डायग्राम में देख पा रहे हो, डायग्राम की जुबानी ही मैं आपको बता रहा हूं बेटा, है ना। यू कैन मार्क हियर दिस इज यूरेटर। ये क्या है बेटा, यूरेटर है, जो कि किडनी से यूरिन को लेकर के और किसकी तरफ जाता है, ब्लैडर की तरफ लेकर के जाता है और ब्लैडर में ड्रेन कर देता है यूरिन को, जहां पर यूरिन स्टोर होता है। और जब ब्लैडर भरने लगता है तो बेटा यूरिन पास आउट करने की अर्ज होती है और वी विल पास आउट टू दी यूरिन। हम इसे क्या कर देते हैं, पास आउट कर देते हैं। सो ये यूरेटर है। अब देखिए पार्ट्स के अंदर हम आ जाते हैं और आपने कहा कि साहब किडनी के 2 पार्ट होते हैं। तो भाई देखो किडनी का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है अंदर वाला पार्ट, और इस अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और मेडुला के चारों तरफ ये जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, इसे कहा जाता है, सर इसे क्या कहा जाता है, तो बेटा इसे अपन कहते हैं कॉर्टेक्स। इसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसे, कॉर्टेक्स कहते हैं। कभी आपने रीनल पिरामिड्स का नाम सुना होगा, रीनल पिरामिड्स का नाम सुना है कि नहीं सुना है, सुना है। अगर आपसे पूछे कि किडनी के कौन से पार्ट में रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं, किडनी के कौन से पार्ट में रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं, अभी आपको नहीं पता, लेकिन अभी आपको पता लग जाएगा। सर क्या पता लग जाएगा, ये देख करके, क्या देख करके बेटा, ये देख करके, है ना। यस यू कैन सी हियर दीज आर दी पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या है, पिरामिड्स है, इन्हें अपन कहते हैं रीनल पिरामिड्स। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, रीनल पिरामिड्स, जो कि एक किडनी के अंदर 8 से लेकर के 18 तक होते हैं। क्या होते हैं, एक किडनी में 8 से लेकर के 18 तक, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 18। 8 से 18 के बीच में कितने भी क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, रीनल पिरामिड्स हो सकते हैं। यस बड़ा कुछ समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोल,
हाँ, ये रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज कहाँ से होता है ऐसा पूछ रहे हो बेटा? ये रिलीज नहीं बेटा, ये स्ट्रक्चर है रीनल पायरामिड। ये कोई मतलब कि सबस्टांस नहीं है, कोई सीक्रेशन नहीं है। जैसे कि मेडुला एक पार्ट है और मेडुला के अंदर क्या होते हैं? रीनल पायरामिड्स होते हैं। जैसे प्लासेंटा आपने सुना है, प्लासेंटा में क्या होते हैं? कोटिलीडॉन्स, जिन्हें अपन प्लासेंटोम कहते हैं, जो कि काम करते हैं प्लासेंटा में। तो बेटा वैसे ही किडनी में क्या है? रीनल पायरामिड्स हैं, जहां से यूरिन बनेगा। इन रीनल पायरामिड्स के अंदर होते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? इन। बस ऐसा ध्यान में रखना है कि किडनी के इनर मोस्ट पार्ट के अंदर, मतलब मेडुला के अंदर पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। भाई पिरामिड ऐसा ही तो होता है त्रिभुजाकार। कैसा होता है? त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर होता है। तो बिल्कुल देखो ये स्ट्रक्चर भी कैसी है? लगभग ट्राइंगुलर है, मतलब त्रिभुजाकार है, मतलब पिरामिड शेप जैसी है। और ये किडनी में पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। सो रीनल, दिखने में पिरामिड की तरह दिखते हैं शेप में, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड कहते हैं। और इन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं में क्या पाए जाते हैं बेटा? और नेफ्रॉन तो पता ही है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जो भी काम करते हैं नेफ्रॉन ही काम करते हैं। और ये नेफ्रॉन किसके अंदर होते हैं? पिरामिड के अंदर होते हैं। लेकिन नेफ्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नेफ्रॉन? है दो प्रकार के होते हैं। सर दो प्रकार के नेफ्रॉन कौन कौन से होते हैं? इससे पहले आप बेटा एक लाइन लिख लो बेटा, यहाँ पर स्टार लगा करके, क्या कि सर अबाउट, अबाउट का मतलब है अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग। अबाउट 18 pyramids are present in kidney, कि साहब किडनी के अंदर लगभग कितने पिरामिड्स होते हैं? 18 होते हैं। देखो वैसे रेंज में तो 8 से 18 होते हैं, 8 से लेकर के 18 होते हैं। लेकिन एक शब्द में अगर हम कहें कि साहब 8 से 18 कितने, तो आपको 18 कहना है। क्या कहना? आपको 18 कहना है कि 18 पिरामिड्स पाए जाते हैं किसके अंदर? किडनी के अंदर। और किडनी में भी ये पिरामिड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है सर। अब आप कुछ बता रहे थे सर, किसके बारे में बता रहे